Dear students, nomenclature of heterocyclic compounds विषम चक्र यौगिकों का नामकरण उसका आज पार्ट 3 फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ही ट्रिवियल सिस्टम नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके अंदर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वापस पुराना जो पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर, विडमेयर नोमेनक्लेचर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हेंस विडमेयर नोमेनक्लेचर जो कि मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में है, उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि विषम चक्र यौगिक में जो विषम परमाणु जुड़ा रहता है जैसे कि Z, और रिंग का आकार जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, सामान्य प्रदर्शन आपके सामने किया हुआ है इसमें डायग्राम में। तो हमें ये देखना होता है कि जो विषम परमाणु है उसका प्रीफिक्स जोड़ना होता है। जैसे नाइट्रोजन है तो उसके लिए हम एजा काम में लेते हैं, और सल्फ़र है तो उसके लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, टेलियम के लिए टेलुरा, नाइट्रोजन के लिए एजा एट्सेट्रा, जैसे कि यहाँ आपके सामने टेबल में दिया हुआ है। इन प्रीफिक्सेस के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि वलय जो यहाँ है विषम चक्र यौगिक की, वह 3 सदस्यीय है, 4 सदस्यीय है, 5 सदस्यीय है। इसके साथ साथ उसका जो स्टेम होता है, मतलब सफिक्स का 2 पार्ट है इसमें, स्टेम और एंडिंग। जो स्टेम है उसके अंदर 3 सिस्टम के लिए हम जो काम में लेते हैं वह है IR इर, 4 के लिए ET, 5 के लिए OL, 6 के लिए IN, 7 मेंबर है तो EP, 8 के लिए OC, 9 के लिए ON और 10 के लिए EC। जो ये बताता है कि रिंग का आकार क्या है, हमें ये दर्शाता है। लेकिन साथ में यह वलय जो है वो संतृप्त है या असंतृप्त है, इसके बारे में भी हमें जानकारी इससे मिलती है। आगे देख रहे हैं एंडिंग। तो अगर मान लीजिए वह संतृप्त है तो 3 से लेकर 10 सदस्य सभी वलय के अंदर हम लास्ट में ANE लगा देते हैं, अर्थात रिंग का जो हमने स्टेम सेलेक्ट किया था आकार का, अगर 3 सदस्य तो IR, 4 सदस्य है तो ET, 5 है तो OL, 6 है तो IN, 7 है तो EP, जैसा कि हमने बताया पहले पढ़ चुके हैं। संतृप्त होने पर उसमें एंडिंग जो है वह ANE। तो 3 सदस्य संतृप्त है तो इरेन, 4 सदस्य संतृप्त है तो इटेन, 5 के लिए ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन, 9 के लिए ओनेन और 10 सदस्य के लिए हम इकेन काम में लेते हैं। यदि संतृप्त है और उसमें नाइट्रोजन भी है तो 3, 4, 5 सदस्य वलय के लिए हम इसका नामकरण होता है इरिडीन, इटिडीन, ओलिडीन। असंतृप्त होने पर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 3 सदस्य के लिए इरीन, 4 के लिए ईट, 5 के लिए ओल, 6 के लिए इन, 7 के लिए इपीन, 8 के लिए ओसिन, 9 के ओनिन ओनीन और 10 सदस्य के लिए हम इसीन बट काम में लेते हैं। ये जैसा कि हमने पढ़ा, सफिक्स और प्रीफिक्स मीन्स जो हेटेरो एटम हैं वो उसका प्रीफिक्स, और वलय का आकार, और संतृप्त है असंतृप्त है उनका पूरा मिला के जो हमारा ये सफिक्स बना है, इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के अंदर हम इसको भी हम पढ़ चुके हैं। जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हैं तो उन दोनों के प्रीफिक्सेस हमें जोड़ने होते हैं। और प्रीफिक्स जोड़ते समय जैसा कि अगर मान लीजिए एक पहले वाले हेटेरो एटम का प्रीफिक्स जैसे हमने कहा कि ऑक्सा, तो OXA, इसी तरह दूसरा अगर विषम परमाणु है एजा तो उसका भी AZA। तो दोनों में मीन्स ऑक्सा का A अंत में आ रहा है और एजा का A पहला आ रहा है नाम में। तो दोनों को जोड़ते समय हम जो ऑक्सा का A है प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, वापस उसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आपके लिए।
तो ऑक्सा का ए हम ओमिट कर देते, क्यों? क्योंकि दो वोवेल जो हैं वो साथ आ रहे हैं और फर्स्ट वोवेल को है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ऑक्सा जा हो जाता है वो। और ईच सफिक्स, जो भी सफिक्स है जो हमें रिंग साइज़ और उसकी एंडिंग में संतृप्त है या असंतृप्त है उसके बारे में बता रहा है, उसको भी जब हम जोड़ते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि दो बबल्स अगर साथ आ रहे हैं तो उनमें से जो प्रीफिक्स वाला एंडिंग जिसका भी है उसको हम हटा देते हैं। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फ्यूज्ड कंपाउंड्स होते क्या या फ्यूज्ड सिस्टम होता क्या है? फ्यूज़न से मतलब है कि यदि दो अलग अलग वलय, दो अलग अलग रिंग्स जो हैं जिसके एक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स अगर हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ एक नेफ्थलीन का उदाहरण आपके सामने दे रखा है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है 10 मेंबर्ड, जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और इसके अंदर एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से इस तरह से यहाँ पे 1-2 पोजीशन में मीन्स ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ी हुई दिख रही हैं और ये दोनों ही वलय इस एक बॉन्ड को या इसको कॉमन है जो दोनों में उसको शेयर करती हैं। तो इस प्रकार से फ्यूजन होता है दो भिन्न भिन्न वलयों का। ऑर्थोफ्यूज्ड रिंग्स जो हैं उसमें जैसे हम इसको ऑर्थोफ्यूज मानेंगे क्योंकि 1-2 पोजीशन पे ये एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ऑर्थो एंड पेरीफ्यूज्ड रिंग्स, मान लीजिए जैसा कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो से ज़्यादा वलय आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो किस प्रकार से आपस में जुड़ी हो सकती हैं उसका उदाहरण यहाँ आपके सामने 1H फिनिलीन का लेके बताया हुआ है, जिसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों वलय एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ी हुई हैं, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे से ऑर्थो पर जुड़ी हुई हैं और ये भी आपस में दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ी हुई हैं। और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये जो परमाणु है सेंटर कार्बन, यह इधर 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 मतलब तीनों रिंग के बीच में कॉमन है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पर इस प्रकार से शेयर हो रहा है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम है या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है उन्हें हम ऑर्थो एंड पेरीफ्यूज्ड रिंग्स के नाम से समझ सकते हैं। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं उसके अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग और फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम जो भी है, जिसे जैसे हमने कहा कि ये तो जो उदाहरण हमने दोनों पढ़े थे इसमें सब बेंजीन रिंग ही आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक फ्यूज्ड सिस्टम के अंदर अगर हम देखते हैं तो कम से कम एक विषम चक्रीय वलय या हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट उसमें होनी चाहिए। वो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर कुछ भी हो सकती है, जिसके अंदर एक दूसरी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक वलय जो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकती है, कार्बोसाइक्लिक भी हो सकती है, वह भी जुड़ी हो सकती है, या दो भिन्न भिन्न विषम चक्रीय यौगिक की जो इकाइयां हैं वो भी आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो विषम चक्रीय फ्यूज्ड सिस्टम के अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होना ज़रूरी है। अब यदि उससे कोई बेंजीन या बेंजीन रिंग अगर फ्यूज्ड है तो इस प्रकार के हेट्रोसाइकिल जो है वो बेंजो हेट्रोसाइकिल्स कहलाते हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसी तरह से दो हेट्रोसाइक्लिक यूनिट भी किसी तीसरे हेट्रोसाइक्लिक यूनिट से जुड़ी हुई हो सकती है। नेमिंग ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स, अब इनका नामकरण क्या होता है, किस प्रकार से हो सकता है? तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टमेटिक नेम ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक्स आर गिवन बाय दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम, मीन्स जो वलय आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिसके अंदर कम से कम एक विषम चक्रीय इकाई है, उनका नामकरण कैसे होगा? इसके अंदर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दो यूनिट कम से कम होने चाहिए, तो उन दोनों यूनिट के अंदर का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का जुड़ने का वो किस प्रकार से है और उसके अंदर किस प्रकार से वो जुड़ी हुई रह सकती हैं। उसके अंदर एक जैसे हमने बात की कि एक बॉन्ड कॉमन होता है या दो एटम्स जो हैं वो कॉमन रहते हैं दोनों वलय के बीच में, जिसके अंदर दो पार्ट जो हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो बेस कंपोनेंट कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है वो उसको अटैचमेंट रिंग भी कह सकते हैं, या इसको आप मेजर रिंग माइनर रिंग के नाम से भी कह सकते हैं कि एक रिंग जो है वह मेजर रिंग होती है, दूसरी रिंग जो है वो या दूसरा पार्ट जो होता है वह
अटैचमेंट या अटैच्ड रिंग के नाम से भी उसको हम कह सकते हैं, माइनर रिंग के रूप में उसको कह सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उनका नाम जो है वह ट्रिवियल सिस्टम या नॉमेनक्लेचर जो विडमैन का है उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि ट्रिवियल सिस्टम हम उन रिंग के लिए लेते हैं जो कि माइनर रिंग है, जो कि बेस कंपोनेंट से जुड़ी हुई होती है। अब ये बेस कंपोनेंट क्या है, किस प्रकार से उसकी अटैच रिंग का डिसीजन हम करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी भी फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले माइनर रिंग या जो अटैच्ड रिंग है उसका नाम होता है, जो जनरली ट्रिवियल सिस्टम के आधार पर जो भी होगा उसको हम प्रेफर करते हैं। अगर उसका कोई नाम अवेलेबल नहीं है तो विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसका नामकरण करके और उसको यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ आपको दिख रहा है नंबर, फिर कॉमा नंबर। ये जो दो नंबर हैं ये आपको ये बताते हैं कि कौन से दो एटम इस माइनर रिंग के जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। और उसके साथ में यहाँ आपको लेटर दिख रहा है। लेटर मीन्स ये पार्ट है मेजर रिंग का या बेस कंपोनेंट का। बेस कंपोनेंट जो कि हम निर्धारित करेंगे आगे उसके नियम के अनुसार कि कौन सी हो सकती है बेस रिंग, उसके आधार पर उस बेस रिंग का कौन सा बॉन्ड जो है वो इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, द नेम ऑफ माइनर रिंग इज डिराइव्ड बाय राइटिंग अ कॉन्ट्रैक्टेड प्रीफिक्स फॉर द सब्स्टिट्यूएंट रिंग प्रेजेंट। जो भी विषम चक्री फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो भी हैं उनके अंदर जो अटैच्ड रिंग है या जो माइनर रिंग है उसका प्रीफिक्स सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है। और उसके अंदर कौन सी रिंग है, जैसे मान लीजिए फ्यूरेन है तो उसका फ्यूरो, इमिडेज़ोल अगर है तो इमिडेज़ो, पिरिडीन है तो पिरिडो, पिरिमिडो है तो उसका पिरिमिडीन है तो पिरिमिडो, थाइइन के लिए थाइनो, ये जैसा कि है। तो इस प्रकार से क्रोमीन के लिए क्रोमियो, टोमिनो, ये प्रीफिक्स हैं जो विषम चक्रीय रिंग जो कि जुड़ी हुई है बेस कंपोनेंट से, उसका प्रीफिक्स लिखने के बाद में इस रिंग के कौन से दो परमाणु या कौन से दो एटम उस बेस कंपोनेंट के साथ में जुड़े हुए हैं उनके नंबर यहाँ लिखे जाते हैं। फिर डैश करके बेस कंपोनेंट का कौन सा नंबर का बॉन्ड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, ए बी सी डी ई जो भी है वह लिखा जाता है। और उसके बाद मेजर रिंग या बेस कंपोनेंट का विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसका नाम लिखा जाता है। इसके अंदर जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे यही वापस है कि नेम का सबसे ऊपर दिया हुआ है कि किस तरह से ये नाम लिखा जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन। और इसके अंदर जो ये नंबर हैं ये दोनों जो है वो माइनर रिंग के ये बताता है कि कौन से दो एटम जुड़े हुए हैं फ्यूजन साइट के अंदर। और इनका ऑर्डर का जो नंबर है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि नंबर 2 और नंबर 3 एटम जो है अटैच रिंग का या माइनर रिंग का जो कि बेस कंपोनेंट या मेजर रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वो उस कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, मतलब पहला क्लोजेस्ट जो है वह मेजर रिंग के पास में कौन सा है, और उसके नंबर 1 के मतलब मेजर रिंग जो है बेस कंपोनेंट उसके नंबर एटम 1 के पास में कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो 2,3, अगर 3 आ रहा है तो 3, 2, इस तरह से उसका नंबर लिख दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि लेटर जो हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जो भी है वह ये बताता है कि मेजर रिंग का कौन सा बॉन्ड ए बी सी डी ई वगैरह वह फ्यूजन साइट है या वह जो माइनर रिंग से जुड़ा हुआ है। फाइनली सफिक्स इंडिकेट द नेम ऑफ द बेस रिंग इज़ रिटर्न। मीन्स जब हमने ये बता दिया कि फ्यूजन कहाँ हो रहा है, उसके बाद जो बेस कंपोनेंट है उसका नाम जो है वो सफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं आगे, हम उदाहरण से और पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उसके अंदर यदि हम ये कहते हैं कि अगर नंबरिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो नंबरिंग को हम पढ़ते समय देखेंगे कि रिंग कंपोनेंट जो हैं, जैसे हमने कहा 2 हैं, तो अटैच्ड रिंग और बेस कंपोनेंट
दोनों की नोमेनक्लेचर अलग अलग पहले किया जाता है और उसके अंदर नंबरिंग अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद में जो फ्यूज्ड सिस्टम बन रहा है उसकी नंबरिंग वह भिन्न होती है जो कि इनसे अलग है। लेकिन जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ ऊपर नंबर फिर लेटर जो लिखा गया है, यह नंबर उस पूरे फ्यूज्ड सिस्टम के नंबरिंग से अलग है। यह वह नंबर नहीं है, ये अलग अलग रिंग कंपोनेंट्स के जो नंबर लिखे जाते हैं उससे रिलेटेड होती है। कंपोनेंट्स जो हैं वह उनको ट्रिवियल नेम दिया जाता है जहाँ तक संभावना हो, और अगर ट्रिवियल नेम उपलब्ध नहीं है या अवेलेबल नहीं है या ट्रिवियल नेम नहीं दिया जा सकता है तो उनका सिस्टमेटिक नाम जो है विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से वह लिखा जाता है। जी, ये ध्यान रखा जाता है कि जो फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका जो बेस कंपोनेंट है या जिसको मेजर रिंग कहते हैं वह हमेशा हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वहाँ कई चॉइस है, मान लीजिए अवेलेबल है, मान लीजिए 2 विषम चक्रीय रिंग जुड़ी हुई हैं, तो उनमें से कौन सी रिंग जो है वह बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट की जाएगी वह प्रेफरेंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के नामकरण के लिए जो नियम हैं उसके अंदर हम विस्तार से अब आगे चल रहे हैं। फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम को जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं बेंजोथाइजोल और यहाँ बेंजोइमेडाजोल, इन दोनों रिंग के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बेंजीन वलय के विषम चक्रीय यौगिक से जुड़ी हुई, जैसे बेंजोथाइजोल में थाइजोल रिंग से 5 सदस्यीय वलय से और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। इस प्रकार से हमने इसको 2 भागों में अलग अलग यहाँ पहले लिख लिया। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि यदि एक विषम चक्रीय वलय और एक दूसरी विषम चक्रीय वलय नहीं है तो नामकरण के अंदर बेस कंपोनेंट डिसाइड करने के अंदर विषम चक्रीय वलय को हम बेस कंपोनेंट मानेंगे और दूसरी वाली वलय जो है वो अटैच्ड रिंग कहलाती है। तो यहाँ पर बेंजीन जो है वह अटैच्ड रिंग के रूप में है और विषम चक्रीय वलय जैसे कि ये थाइजोल है यह बेस कंपोनेंट कहलाता है। इसी तरह बेंजोइमेडाजोल में बेंजीन जो है वह अटैच्ड रिंग और ये इमेडाजोल जो रिंग है यह बेस कंपोनेंट के रूप में डिसाइड की जाएगी। सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट, जो फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक यौगिक हैं उसके अंदर 2 पार्ट या 3 पार्ट जो भी रिंग्स हैं उनमें से कौन सा वाला जो पार्ट है वह बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसके कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम आसानी से बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उस फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक वलय के अंदर या सिस्टम के अंदर या कंपाउंड में कौन सा भाग जो है वह विषम चक्रीय है जिसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में जुड़ा हुआ है। अगर किसी पार्ट में नाइट्रोजन जो है वह हेट्रो एटम के रूप में रिंग का भाग जो है तो वही भाग हमारा बेस कंपोनेंट होगा। जैसे कि ये आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है, इसके अंदर ये 5 सदस्यीय वलय में सल्फ़र और इस 6 सदस्यीय वलय के अंदर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर चूंकि इधर नाइट्रोजन है इधर सल्फ़र है तो नाइट्रोजन को हम प्रेफरेंस देंगे। ये मानते हो कि नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है वह बेस कंपोनेंट के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर थायोफीन ना होकर के पिरिडीन जो कंपोनेंट भाग है वह बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट होगा। इसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं 2 5 मेंबर्ड रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसके अंदर नाइट्रोजन इस वाले भाग के अंदर है, मीन्स पायरोल के अंदर, तो पायरोल कंपोनेंट जो है वह बेस कंपोनेंट कहलाएगा या सेलेक्ट किया जाएगा। हाँ, अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये देखा जाता है कि दूसरा हेट्रो एटम मीन्स ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस, जो भी टेलुरियम है जो भी है वह प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए नाइट्रोजन उसमें एब्सेंट है तो दूसरे हेट्रो एटम को देखा जाता है और दूसरे हेट्रो एटम वाला जो कंपोनेंट है वह बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। कि जैसे यहाँ हम देख रहे हैं बेंजोफ्यूरेन में फ्यूरेन वाला भाग जो है वह जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है और इसके अंदर ऑक्सीजन या कोई विषम परमाणु नहीं है तो विषम चक्रीय यूनिट यही है, इसलिए फ्यूरेन वाला भाग जो है वह बेस कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर थायोफीन वाला पार्ट बेस कंपोनेंट कहलाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों 5 मेंबर्ड रिंग हैं, एक में ऑक्सीजन है एक में सल्फ़र है।
तो ऐसी कंडीशन में अब नाइट्रोजन दोनों में ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसको हम बेस कंपोनेंट मानेंगे? तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं विडमैन नोमेनक्लेचर में, और हमने शुरुआत में भी बात की थी कि जो प्रीफिक्सेस हैं हेटेरोएटम के, उनका एक वरीयता क्रम निर्धारित है, जिसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर इन दोनों में ऑक्सीजन को वरीयता अधिक दी जाएगी, इसलिए अधिक वरीयता वाला ये जो भाग है जिसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, यही बेस कंपोनेंट होगा। अर्थात थायोफीन और फ्यूरेन रिंग ये दोनों आपस में यहाँ जुड़ी हुई हैं, इसमें फ्यूरेन वाला जो भाग है वह बेस कंपोनेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को सल्फर से अधिक वरीयता दी जाती है विडमैन नोमेनक्लेचर के प्रीफिक्सेस के अंदर। यदि मान लीजिए ज़्यादा रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं, जैसे बाईसाइक्लिक कंडेंस्ड सिस्टम या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, तो ऐसे स्थिति के अंदर उनकी नोमेनक्लेचर के अंदर हमें बड़ी रिंग या जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वलय जुड़ी हुई हो, उस वाले भाग को हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसमें नाइट्रोजन भाग होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो भाग है मीन्स बेंजीन और ये पिरिडीन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्विनोलिन कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और दो रिंग उसके अंदर हो गई, बाईसाइक्लिक हो गया, बड़ी रिंग हो गई, इसलिए इसको क्विनोलिन जो है वह इसका बेस कंपोनेंट कहलाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा नियम आता है कि दो रिंग्स असमान आकार की हैं, अर्थात अनइक्वल साइज़ की हैं और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे स्थिति के अंदर बड़ी आकार की जो वलय है उसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें सल्फ़र है और एक 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें भी सल्फ़र है। तो दोनों में ही विषम परमाणु तो समान हैं, परंतु इसका आकार बड़ा है, यह 7 मेंबर्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर थायापीन जो वलय है यह बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट की जाती है और ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो अटैच्ड रिंग के रूप में काउंट हो गई। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं हम पायरेन जो कि 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड फ्यूरेन है, ये दोनों जुड़े, तो यहाँ पे पायरेन जो भाग है वह बेस कंपोनेंट के रूप में काउंट होता है। जिसी तरह यदि रिंग्स जो हैं वह इक्वल साइज़ की हैं, दोनों समान हैं और लेकिन उसमें डिफरेंट हेटेरोएटम्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसे स्थिति के अंदर जिसके अंदर ज़्यादा संख्या में विषम परमाणु उपस्थित हैं, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में लेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यह भी 5 मेंबर्ड, ये भी 5 मेंबर्ड, इसके अंदर नाइट्रोजन एक जुड़ा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर चूंकि एक ही नाइट्रोजन है, एक विषम परमाणु, और इसके अंदर एक से ज़्यादा मतलब दो हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स हैं। तो इसलिए यह जो भाग है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है मीन्स 5 मेंबर्ड ऑक्सीजोल जो भाग है, यही बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट होता है। अलग अलग केस के रूप में अगला केस ये कि यदि रिंग्स जो हैं वो इक्वल साइज़ की हैं और उसके अंदर समान संख्या में हेटेरोएटम्स उपस्थित हैं, तो ऐसे स्थिति के अंदर वह भाग मतलब फ्यूज्ड, ये पूरा का पूरा फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो इसके अंदर वह भाग हमें देखना है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हेटेरोएटम्स उपस्थित हों। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस कंपोनेंट किसको सेलेक्ट किया गया, ऑक्सीजोल को। यहाँ पर दोनों ही 5 मेंबर्ड रिंग हैं, यहाँ नाइट्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित है, तो नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है। तो चूंकि यहाँ समान है और यहाँ असमानता है, तो जो भिन्न प्रकार के हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं उस वाले भाग को हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं अगला केस कि यदि वलय जो हैं वो दोनों समान आकार की हैं और उसमें समान संख्या के अंदर विषम परमाणु उपस्थित हैं, समान संख्या के साथ साथ उनका प्रकार भी समान है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं नीचे उदाहरण में, ये भी 6 मेंबर्ड, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग, दोनों के अंदर नाइट्रोजन है, दोनों दो संख्या में नाइट्रोजन उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन से कंपोनेंट को हम इसके अंदर बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे या कौन से भाग को बेस कंपोनेंट लिया जाएगा, तो उसके अंदर अब ये देखें कि इसके अंदर जिस हेटेरोएटम को लोएस्ट लोकेंट मिले, जैसे यहाँ पर 1-2 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं
और यहाँ पर ये 1,4 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बेस कंपोनेंट ये वाला भाग आपका हो जाएगा पिरिडेज़िन, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन 1,2 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, जिनको लोवेस्ट लोकेंट का नंबर मिल रहा है। बेस कंपोनेंट के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अटैच्ड कंपोनेंट की। जो भी अभी हमने उदाहरण पहले देखे हैं अलग अलग, उनके अंदर हमें ये पता पड़ गया कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर कौन सा भाग बेस कंपोनेंट होता है और कौन सा भाग, दूसरा भाग जो है वो अटैच्ड कंपोनेंट कहलाता है या माइनर रिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था कि अटैच्ड कंपोनेंट जो हैं उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर उसका जो भी नाम होता है उसको, उसके अंदर यदि ई आ रहा है लास्ट में तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओ से प्रीफिक्स बनाते समय। और यह जो ओ है वह प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ते समय उसको ड्रॉप नहीं किया जाता है, जैसे हम आगे और पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे यहाँ उदाहरण मान लीजिए पायरेज़ीन अगर अटैच्ड कंपोनेंट के रूप में है तो उसका प्रीफिक्स बनेगा पायरेज़िनो, यहाँ पर ई को ड्रॉप करके ओ लिख दिया गया है। इसी तरह से पायरेजोल के लिए पायरेजोलो, थायजोल के लिए थायजोलो, पिरिडीन के लिए पिरिडो, क्विनोलिन के लिए क्विनो, आइसोक्विनोलिन के लिए आइसोक्विनो, फ्यूरेन के लिए फ्यूरो, थायोफिन के लिए थाइनो और इमिडेज़ोल के लिए इमिडेज़ो। इस प्रकार से इनके प्रीफिक्सेस जो है वह लिखे जाते हैं या बना दिए जाते हैं जो भी अटैच कंपोनेंट होता है उसके आधार पर। और फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि इस अटैच्ड कंपोनेंट का कौन से जो 2 एटम्स हैं वह उस बेस कंपोनेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके नंबर्स को भी हम आगे डिसाइड करेंगे। और उसके बाद में बेस कंपोनेंट जो हैं उनके जो भी बॉन्ड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटाइज किया जाता है, मींस उसके अंदर A B C D लिखा जाता है। वो कैसे, जैसे पहले 1-2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो उसको A, दूसरे तीसरे एटम के बीच में है तो उसको B, तीसरे चौथे के बीच में है तो उसको C, चौथे पांचवें के बीच अगर बॉन्ड है तो उसके D, और इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है जब तक कि सारे बॉन्ड्स का अल्फ़ाबेटाइज्ड नहीं कर लिया जाता। उसके बाद में दोनों, जैसा कि हमने बताया कि फ्यूज्ड सिस्टम जो है उसके अंदर बेस कंपोनेंट को अलग लिख लेते हैं और अटैच्ड पार्ट को हम अलग लिख लेते हैं, और दोनों ही के अंदर नंबरिंग अलग अलग करके और बेस कंपोनेंट के अंदर बॉन्ड्स को A B C D E इस तरह से, और इसके अटैच कंपोनेंट के अंदर उसको 1 2 3 4 नंबरिंग करके हम ये देखते हैं कि अटैच कंपोनेंट्स का कौन से 2 एटम्स जो हैं वो बेस कंपोनेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं उदाहरण के रूप में थाइनो 2,3-B फ्यूरेन, ये नाम इसका दिया हुआ है इस फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सल्फ़र और ऑक्सीजन 2 हैं, दोनों रिंग के अंदर अलग अलग। तो ऑक्सीजन वाले भाग को, इस वाले हेटेरोसाइक्लिक भाग को हम बेस कंपोनेंट मानते हैं, और थाइन वाले पार्ट को हम, थायोफिन वाले पार्ट को अटैच्ड कंपोनेंट माना जाता है। अब जैसा कि यहाँ उदाहरण हम इसको देखते हैं, थायोफिन के अंदर हेटेरोसाइक्लिक एटम हेटेरो एटम जो उपस्थित है उससे नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो सल्फ़र से नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया गया है, लेकिन यह किस दिशा में नंबरिंग की जाती है, जिस दिशा में इसका फ्यूजन हो रहा है। जैसे सल्फ़र से इस दिशा में यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है तो इसी दिशा में हमने इसकी नंबरिंग की है। इसी तरह ऑक्सीजन वाला मीन्स ये जो फ्यूरेन वाला पार्ट है जिसको कि हमने बेस कंपोनेंट लिया है, इसके अंदर भी उस दिशा में हम अल्फ़ाबेटाइज करेंगे बॉन्ड्स को जिस दिशा में फ्यूजन है। तो ऑक्सीजन से लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ से फ्यूजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन से लेफ़्ट साइड में मीन्स नंबर 1 ऑक्सीजन हो गया, नंबर 2 पे ये आ गया, 3 पे ये आ गया, 4 पे आ गया। लेकिन यहाँ इसको नंबरिंग ना करके इनके बॉन्ड्स को हम अल्फ़ाबेटाइज करते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से ये वाला बॉन्ड हो जाएगा A, ये इसके बीच में हो गया B, इधर हो गया आपका C D और E, जो कि अलग से यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो जब इस प्रकार से अटैच्ड कंपोनेंट का नंबरिंग एटम्स का और बेस कंपोनेंट के बॉन्ड्स को हम A B C D E इस प्रकार से अगर बॉन्ड्स का अल्फ़ाबेटाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद हम इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो अटैच कंपोनेंट है
उसको उसको तो हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो थायोफीन के लिए हम लिखेंगे थाइनो। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि थायोफीन के अंदर यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 ये जो दो एटम्स हैं यह इस बेस कंपोनेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 और 3 ये यहाँ पे लिख दिया गया है। नंबरिंग में नंबर 2 और नंबर 3 एटम जो है थायोफीन वाला भाग का वह इसके साथ फ्यूजन में है। इसी तरह से फ्यूरेन के अंदर ये नंबर बी वाला जो बॉन्ड है अल्फ़ाबेटाइज जिसको यहाँ कर रखा है, मीन्स यहाँ ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, तो बी वाला जो बॉन्ड है वो फ्यूजन के अंदर भाग ले रहा है। तो इस तरह से 2 3 उसके बाद डैश फिर बी फ्यूजन जहाँ हो रहा है बेस कंपोनेंट का वो हमने लिख दिया, इसको बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो इस तरह से अटैच कंपोनेंट का काम हो गया। अटैच कंपोनेंट के कौन से दो एटम फ्यूजन में भाग ले रहे हैं, फिर बेस कंपोनेंट का कौन सा बॉन्ड जो है वह फ्यूजन में भाग ले रहा है, और उसके बाद में लास्ट में एंडिंग के अंदर इस बेस कंपोनेंट का जो है वह सफिक्स के रूप में उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम हो गया थाइनो 2,3-B फ्यूरेन। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है पायरेजिनो 2,3-C पायरिडीजीन। इसके अंदर ये जो पायरिडीजीन और पायरेजीन दो अलग अलग रूप में इसको वलय आपके सामने अलग अलग कर रखा है, और जिसके अंदर बेस कंपोनेंट आपका है पेरिडेजीन। तो पेरिडेजीन के अंदर जिसमें कि दो नाइट्रोजन एटम लोएस्ट लोकेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए इसको बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया गया। तो 1 2 पोजीशन पे और यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे है। तो पेरिडेजीन जो भाग है उसके अंदर हम ए बी सी डी ई इस प्रकार से बॉन्ड्स को लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस कंपोनेंट है। तो यहाँ पर फ्यूजन इस दिशा में यहाँ है, इसलिए ये बॉन्ड ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, अर्थात इसका सी जो बॉन्ड है वह फ्यूजन में भाग ले रहा है। इसी तरह पायरेजीन वाला जो पार्ट है जो कि अटैच कंपोनेंट है उसके अंदर फ्यूजन इस दिशा में यहाँ है। तो इस नाइट्रोजन को नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पर नंबर 2 और 3 जो है वह फ्यूजन में भाग ले रहा है अटैच कंपोनेंट पायरेजीन का। तो इसलिए नाम इसका हो गया पायरेजिनो, जो कि पायरेजीन का प्रीफिक्स है। उसके बाद 2 3 मीन्स नंबर 2 और 3 एटम्स जो हैं वह यहाँ पे बॉन्ड बना फ्यूजन के अंदर भाग ले रहे हैं। उसके बाद सी जो लिखा गया है वह बेस कंपोनेंट का, ये सी नंबर का जो बॉन्ड है वह फ्यूजन में भाग ले रहा है इसलिए लिखा, और लास्ट में बेस कंपोनेंट का नाम सफिक्स के रूप में, दैट इज़ पेरिडीजीन। इससे हम आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हेट्रोसाइक्लिक फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों का किस प्रकार से नामकरण हम करेंगे। अब कुछ अलग अलग केसेस हैं इनके आधार पर कि यदि मान लीजिए फ्यूजन की जो पोजीशन है वह किसी एक हेट्रोएटम वहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसे कि इमेडेजो 2,1-B ऑक्सीजोल यहाँ पे है, जिसके अंदर यहाँ ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है यह इस वाले रिंग का और इस वाले रिंग के दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है, फ्यूजन पोजीशन पे है, इसलिए दोनों ही वलय के अंदर काउंट होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर काउंट करते हैं तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, और इस वाली वलय में कहते हैं तो एक में ऑक्सीजन और एक में ये नाइट्रोजन 2 हैं। तो इसलिए बेस कंपोनेंट जो है वह इसको माना जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के जो हेट्रोएटम उपस्थित हैं। तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, यहाँ दोनों ही नाइट्रोजन थे, इसलिए इसको नहीं बल्कि इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम बेस कंपोनेंट के रूप में लेंगे। लेने के बाद बेस कंपोनेंट के अंदर बॉन्ड की जो पोजीशन है आपको अल्फ़ाबेटाइज करना है उसको, तो स्टार्ट होगा आपका ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे कि हमने पहले बताया था। बेस कंपोनेंट को अलग लिख लिया जाता है और अटैच कंपोनेंट को अलग लिख लिया जाता है, और नंबरिंग या बॉन्ड की जो नंबरिंग करनी है या अल्फ़ाबेटाइज करना है उसको अलग से सेपरेट पहले किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से शुरू होगा, तो ऑक्सीजन और फ्यूजन किस डायरेक्शन में है? यहाँ पर। तो ऑक्सीजन से ये वाला बॉन्ड हो गया ए, ये बॉन्ड हो गया आपका बी, और इस तरह से सी डी ई यहाँ पर अलग से बता रखा है, ऑक्सीजन से ए बी सी डी ई। और ये वाला जो अटैच कंपोनेंट है इसके अंदर हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो नंबरिंग के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं अलग से किया हुआ है फ्यूजन के दिशा के अंदर, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम 2 1 लिखा गया है।
तो नंबरिंग तो स्टार्ट हुई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 2 इस तरह से है, लेकिन इस दिशा में हेटेरोएटम ऑक्सीजन वाला यहाँ है, इसलिए ये नंबर 2 पोजीशन पहले आ रही है, इसलिए 2 और 1 ये ऐसा लिखा गया है यहाँ पर कि 1 2 ना लिख करके 2 फिर 1, मीन्स इस वाले के अंदर 2 पहले और 1 बाद में, इस तरह से ही यहाँ पर फ्यूजन में भाग ले रहा है। इनके सीक्वेंस भी हमने इसके अंदर शो कर दी। नंबरिंग ऑफ फ्यूज सिस्टम, जैसा कि हमने अलग अलग पार्ट में हमने देखा था कि कौन सा अटैच कंपोनेंट है और कौन सा आपका बेस कंपोनेंट है, दोनों को अलग अलग करके उनकी नंबरिंग या उनका बॉन्ड्स का अल्फ़ाबेटाइज हमने अलग अलग किया। लेकिन अगर पूरा दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसके नंबरिंग को हम कैसे करेंगे, उसको हम थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम इज़ नंबर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ कंबाइनिंग कंपोनेंट्स, मीन्स जुड़ने वाले जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनकी जो नंबरिंग हमने अलग अलग की थी, उस नंबरिंग से ये नंबरिंग बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे हम बात करें पूरे फ्यूज्ड सिस्टम की नंबरिंग अलग से अगर करनी है तो इसके अंदर नंबरिंग उस फ्यूजन वाले पार्ट पर जो भी हेटेरोएटम प्रेजेंट है वहाँ से की जाती है स्टार्ट, मीन्स नियरेस्ट टू द ब्रिज हेड पोजिशन या एडजेसेंट टू द ब्रिज हेड पोजिशन विद द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट। अब इस हेटेरोएटम को जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर बेंजीन भाग जुड़ा हुआ है फ्यूरेन भाग से, तो बेस कंपोनेंट तो आपका ये हो गया और ये हो गया आपका अटैच्ड रिंग, तो बेंजोफ्यूरेन। लेकिन बेंजोफ्यूरेन के अंदर यहाँ पे बी वाला जो भाग, मीन्स ये फ्यूरेन के अंदर ये बॉन्ड हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी डी ई अलग, तो यहाँ पे बी नंबर का जो बॉन्ड है फ्यूरेन वाले का वह बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो नाम तो बेंजोफ्यूरेन हो गया। लेकिन नंबरिंग एज अ होल अगर हम करें तो नंबरिंग होगी ऑक्सीजन से स्टार्ट, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है 1 2 3, फिर 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। मीन्स ये जो हम भाग देख रहे हैं फ्यूजन वाला जो भाग, यहाँ इसको हमने नंबरिंग नहीं किया है, इसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे बाद में। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आपके सामने है बेंजोऑक्साजेपिन। इसके अंदर नंबर 3 ऑक्साजेपिन जो पार्ट है यह आपका बेस कंपोनेंट है, लेकिन हम इसको अलग अलग ना करके नंबरिंग के समय हमने इसको पूरा कंबाइन एक माना है, तो इसलिए नंबरिंग स्टार्ट हो रही है नाइट्रोजन से, फिर दूसरे हेटेरोएटम की तरफ से इस दिशा में जाएगी ताकि उसको लोएस्ट लोकेंट मिल सके, नंबर मिल सके। तो 1 2 3 इस तरह से नंबर 1 पे नाइट्रोजन आ गया, नंबर 3 पे ऑक्सीजन आ गया, लेकिन लिखा जाता है 3 1, अर्थात नंबर 3 ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ और नंबर 1 की तरफ हम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन इस दिशा में इसके बाद हो रहा है यहाँ पे, तो 3 1 बेंजोऑक्साजेपिन। दूसरे उदाहरण आपके सामने यहाँ दे रखे हैं थाइनो 2,3-B फ्यूरेन। इसके अंदर भी नंबरिंग एज होल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सल्फ़र भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन को सल्फ़र से अधिक वरीयता दी जाती है, इसलिए पूरे सिस्टम की नंबरिंग के अंदर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे एक दिशा के अंदर, तो ऑक्सीजन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरह से सल्फ़र को आपको नंबर 6 मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग का इस यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर हमने किया है थाइनो 2,3-B फ्यूरेन, ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं, इन 2 नंबर का इस नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, मीन्स ये डिफरेंट हैं, यही दर्शाने के लिए आपको बताया जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं पेरिजिनो 2,3-D पेरिडीजीन, इसका उदाहरण, तो इसके अंदर भी ये जो 2-3 नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे इन 2-3 नंबर से कोई नंबर नहीं है, मीन्स ये एग्जाम्पल्स जो आपको बताए जा रहे हैं ये सारे ये दर्शाने के लिए कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड एज अ होल, इसकी जो नंबरिंग है वह बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट के नंबरिंग से भिन्न होती है, इसका आपस में कोई एज सच रिलेशन नहीं। अब कार्बन एटम जो इन 2 फ्यूज्ड सिस्टम्स के बीच में, जो दोनों फ्यूज्ड पार्ट हैं फ्यूजन के, उसके बीच में जो कॉमन कार्बन है उसको हम लोएस्ट पोजीशन पर हम जैसे लेते हैं, लेकिन नंबरिंग नहीं करते। कार्बन एटम कॉमन टू द 2 रिंग्स इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन बट नॉट नंबर्ड, इनको हम नंबरिंग नहीं होती कार्बन की, जैसा कि हमने पहले उदाहरण में भी देखा था कि यहाँ पर भी
ये जो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, इनकी हमने नंबरिंग नहीं की, यहाँ पे भी नंबरिंग नहीं की, यहाँ पे भी नंबरिंग नहीं है। इस तरह से इस वाले कार्बन की भी नंबरिंग नहीं है। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग नहीं की जाती, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि उसको लोवेस्ट पोजीशन मिले। लोवेस्ट मीन्स फ्यूजन जहाँ हो रहा है उस दिशा में हमको नंबरिंग करते हुए जाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आपका जो है मेजर रिंग है। तो नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर 5 इसको मिला, लेकिन 5 नंबर यहाँ इसको नहीं लिख करके 5 नेक्स्ट को नाइट्रोजन को दिया है, 6 7 ये नंबरिंग। इसी तरह से इस वाले उदाहरण के अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर 1 ये, और उसके बाद 2 3 4 नाइट्रोजन आ गया, 5 6 7 8। तो इस तरह से कार्बन जो दोनों रिंग्स के बीच में फ्यूजन में आ रहा है, कॉमन एटम है, उसकी नंबरिंग नहीं की जाती। The position of a saturated atom is indicated by an atomic hydrogens and is given the lowest possible number locant. मीन्स एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो कि हम हैंडल द हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, हैंडलिंग ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यदि मान लीजिए कोई रिंग पार्शियली अनसैचुरेटेड है और उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। मीन्स उसकी लोकेंट पोजीशन लिख दी जाती है कि कौन से पोजीशन पे है, फिर एच इटैलिक में लिख कर कैपिटल, और उसके बाद आगे प्रीफिक्स और सफिक्स ये जोड़ते हुए उसको करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबरिंग दिख रही है 3 2, ये जो सिस्टम है ये है जो हमने निकाला है, ये अलग अलग पार्ट के अंदर, मीन्स बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट का अलग अलग नंबरिंग करके उसको अल्फ़ाबेटाइज करके बॉन्ड्स को उसके आधार पर डिसाइड किया गया है। लेकिन जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 2H, H के आगे जो 2 लिखा हुआ है, यह 2H पूरे फ्यूज्ड सिस्टम का नंबरिंग करने के दौरान कौन सी पोजीशन पर यह H उपस्थित है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन उपस्थित है, उसको लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं इसके अंदर कि पूरे सिस्टम के अंदर जिसके अंदर हमने अलग अलग इसको नहीं किया है, ब्रिज्ड जो पोजीशन है यहाँ से नियरेस्ट पोजीशन पे जो हेटेरोएटम है यहाँ पे से हमने नंबरिंग स्टार्ट की। तो 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7, ये इसकी नंबरिंग हमने कर दी। लेकिन यहाँ नंबरिंग करते हुए हम देख रहे हैं कि नंबर 2 पोजीशन जो है वह यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए ये जो 2 नंबर लिखा गया है यह 2H पूरे फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के नंबरिंग से लिया गया है, न कि इस अटैच्ड कंपोनेंट के नंबरिंग से लिया गया। तो इसलिए ये 2 और ये 2 दोनों अलग अलग हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो हमने बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट्स के जो रूल्स पढ़े थे कि कैसे हम बेस कंपोनेंट को डिसाइड करते हैं, कैसे हम अटैच कंपोनेंट को डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर कुछ अलग अलग केसेस को हमने वापस इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। आप इसको और आसानी से समझ सकेंगे कि जो रूल है कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग द हेटेरोएटम अकरिंग अर्लीस्ट इन द ऑर्डर मीन्स प्रेफरेंस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, इनमें से कौन पहले उसके वरीयता क्रम के अनुसार आता है, उसके अंदर हम उसको बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे। बेस कंपोनेंट के अंदर जैसे आपके सामने यहाँ उदाहरण दे रखा है, ये जो नंबरिंग कर रखी है गुलाबी रंग के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पूरी है वो पूरे सिस्टम की नंबरिंग कर रखी है। इसमें ये जो फ्यूजन पोजीशन है यहाँ से ऑक्सीजन नियरेस्ट है, तो नंबर 1 यहाँ से लिया और किसी एक दिशा में हम चले ताकि दूसरे हेटेरोएटम को लोवेस्ट नंबर मिल सके। तो 1 2 3 और सल्फर को नंबर 4 यहाँ मिला। ये तो हो गई इस पूरे सिस्टम की नंबरिंग। अब इसके अंदर कौन सा वाला पार्ट जो है वह बेस कंपोनेंट होगा और कौन सा वाला पार्ट अटैच्ड कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सल्फ़र और ऑक्सीजन ये दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन चूँकि पहले आ रहा है इसलिए हम इस वाले पार्ट को पेरेंट रिंग मानेंगे या इसको हम बेस कंपोनेंट मानेंगे। अब ये बेस कंपोनेंट है तो ऑक्सीजन से इस दिशा के अंदर जो बॉन्ड्स चल रहे हैं तो इसको अल्फ़ाबेटाइज किया जाएगा। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये D और ये E। इसी प्रकार से इसको अलग से यहाँ दर्शा रखा है।
और साथ में इसके नंबरिंग भी बता रखी है कि नंबर 1 2 मीन्स नंबर 2 और 3 वाला जो बॉन्ड है एटम वाला बी बॉन्ड, यह फ्यूजन में जुड़ा हुआ है। इसी तरह अटैच्ड रिंग जो है वह आपकी थायरीन जो रिंग है वह आपकी थायोपाइरिनो तो थायोपाइरिनो जो रिंग है यह आपकी अटैच्ड रिंग या सब्स्टिट्यूएंट रिंग कहलाती है। इसके अंदर फ्यूजन के दिशा में हम यहाँ देख रहे हैं, फ्यूजन किधर हो रहा है, इधर। तो अलग से इसका जो नंबरिंग किया गया है वो तो 1 2 3 4 इस दिशा में, मीन्स 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 होगा, 4 होगा। मीन्स ये जो पहले नंबरिंग आपको यहाँ दिख रही है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप इसको सेपरेट अलग से करें नंबरिंग, तो इस तरह से ये 2 और 3 यहाँ पर आ गया। तो इसलिए, लेकिन फ्यूजन के अंदर पेरेंट जो पार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, तो ऑक्सीजन से फ्यूजन इस दिशा में चल रहा है और इस दिशा के अंदर पहले कौन सा एटम आ रहा है अटैच्ड रिंग का, ये वाला। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 मीन्स ये जो 3 एटम है ये पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है। तो इसलिए नोमेनक्लेचर के अंदर 3,2 लिखा जाएगा, न कि 2,3। इस तरह से इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। तो इसका प्लस साथ में आप ये भी देखिए कि इसके अंदर इस नंबर 7 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मीन्स एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। तो इसलिए यहाँ पे जो 7H लिखा गया है, ये 7H ये बता रहा है कि इस पूरे सिस्टम को जब हमने नंबरिंग की है, जैसे कि यहाँ दिखा रखिए, इसमें नंबर 7 पोजीशन पे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये जो 7H है वो 7 नंबर आपका यहाँ से लिखा गया। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिख रहे हैं 3,2B, तो ये 3,2 ये वाले हैं और ये B बॉन्ड ये वाला है। मीन्स इसकी नंबरिंग अलग से की गई है, इसकी बॉन्ड्स का अल्फ़ाबेटाइज अलग किया गया है और इनको जोड़ के पूरा नाम हो गया है थायोपाइरिनो 3,2B फ्यूरेन। परंतु इसमें सबसे आगे जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन और इटैलिक साइज में H कैपिटल H को लिख के इसका पूरा नाम हो गया 7H थायोपाइरिनो 3,2B फ्यूरेन। दूसरा उदाहरण आपके सामने ये, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग है वो पायरेनो रिंग है ये वाली, और ये वाली जो रिंग है जो कि पायरोल वाली है, ये है जो है वो बेस कंपोनेंट के रूप में है। इसको भी अलग अलग दशा रखा है बॉन्ड्स के रूप में A B C और यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3। तो इस तरह से जैसा कि हमने डिटेल में इसको पढ़ लिया है, इस आधार पर आसानी से हम कह सकते हैं कि इसका नाम पायरेनो 2,3C पायरोल क्यों होगा। दूसरा उदाहरण आपके सामने है क्रोमिनो 2,3C पायरोल। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो क्रोमीन वाला भाग है पूरा यह, और एक ये पार्ट है जिसमें नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन वाले भाग को हम बेस कंपोनेंट मानेंगे, और ये जो पॉलीसाइक्लिक या बाईसाइक्लिक सिस्टम है क्रोमीन, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट रिंग के रूप में काम में लेंगे या अटैच्ड रिंग के कंपोनेंट के रूप में काम में लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके अटैच कंपोनेंट को हमने सेपरेट कर दिया और बेस कंपोनेंट को भी सेपरेट कर दिया, और फ्यूजन की डायरेक्शन जिधर भी है तो यहाँ से इधर, तो ये 1 2 3 नंबरिंग इधर कर दी गई। और इसी तरह से इस पायरोल रिंग का जो पार्ट है जिसको कि हमने बेस कंपोनेंट लिया है, उसके फ्यूजन की दिशा में चलते हुए बॉन्ड्स को अल्फ़ाबेटाइज करना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये पार्ट आ गया आपका C। अर्थात बेस कंपोनेंट का C बॉन्ड जो है वह फ्यूजन में भाग ले रहा है, और इस अटैच कंपोनेंट का क्रोमिनो का जो है वह नंबर 2 और 3 जो बॉन्ड है या एटम है वह फ्यूजन में भाग ले रहा है। इसलिए इसका पूरा नाम हो गया, क्रोमीन का प्रीफिक्स हो गया क्रोमिनो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया फ्यूजन की नंबरिंग पोजीशन अटैच कंपोनेंट की 2 3, उसके बाद डैश, फिर C जो कि बेस कंपोनेंट का कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, और ब्रैकेट बंद करके फिर बेस कंपोनेंट का नाम सफिक्स के रूप में लिख दिया गया। प्रायोरिटी ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट रिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर दूसरा ये जो केस आपके सामने दे रखा है, इसके अंदर की हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल रिंग। जैसे यहाँ पर हम इसको पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अच्छे से बता रखा है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि नंबरिंग एज अ होल, इस पूरे सिस्टम की नंबरिंग जो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी इसमें फ्यूरेन के अंदर, क्योंकि हम अभी अलग अलग नहीं, इसको पूरे को एक मानते हुए, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी फ्यूरेन से, और इस दिशा में चलेगी कि दूसरे हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबर मिले।
तो नंबरिंग यहाँ से हम करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे इसको नंबर 4 मिल गया, तो 1 और 4। लेकिन अगर हम यूँ चलते हैं इस दिशा के अंदर तो ये नंबर 1, ये 2 3 4 और 5, इसका मतलब यहाँ इसको 5 मिलेगा। तो इस दिशा के अंदर मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर नंबरिंग ना करके हम इधर राइट डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे ताकि दूसरे ऑक्सीजन को नंबर लोएस्ट नंबर दैट इज़ 1 4 पोजीशन मिल सके। तो ये तो हुआ इसका, और इस आधार पर ये जो हाइड्रोजन है, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, उसको नंबर 2 पोजीशन मिल रही है। इसलिए देखिए आप नाम के अंदर 2H यहाँ लिखा गया है। में जो इसकी होल पूरा सिस्टम जो है उसके अंदर नंबरिंग के दौरान नंबर 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन आ रहा है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो 2H ये यहाँ लिखा गया। अलग अलग जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपका है एक बेस कंपोनेंट और एक आपका है अटैच कंपोनेंट। तो यहाँ पर पायरेन 6 जो है 6 मेंबर्ड रिंग है उसको फ्यूरेन पे प्रेफरेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि दोनों में हेटेरोएटम कॉमन है लेकिन इसका आकार बड़ा है, इसलिए बड़े आकार के कारण पायरेन वाले जो भाग को बेस कंपोनेंट माना गया और इस आधार पर इसका पूरा नाम हो गया है 2H। फ्यूरेन का प्रीफिक्स बना दिया गया फ्यूरो और लास्ट 3,2B पायरेन। इस तरह से इसका नाम लिखा गया है। इसको केस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यही उदाहरण वापस आपके सामने हैं कि एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूज्ड है जिसमें 2 भाग हैं, एक भाग के अंदर अधिक संख्या में हेटेरोएटम है, दूसरे के भाग के अंदर कम है। तो ऐसी स्थिति में ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरोएटम वाला किसी भी प्रकार के हो उस वाले को हम बेस कंपोनेंट लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है यह बेस कंपोनेंट होगा। और इसके अंदर जैसा कि आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों में से ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ऑक्सीजन से हम इस दिशा के अंदर बॉन्ड को अल्फ़ाबेटाइज करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हो गया ये A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, अर्थात इस दिशा में जाने पर ये नंबर D वाला जो बॉन्ड है यह फ्यूजन में भाग ले रहा है। इसी तरह से पिरिडीन वाला जो कंपोनेंट है ये अटैच कंपोनेंट, जिसके अंदर पिरिडीन में यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से। तो 1 के बाद 2 फिर ये 3, तो नंबर 2 3 एटम्स जो हैं वह फ्यूजन में भाग ले रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज़ और कि नंबर 5 पोजीशन, अब ये 5 पोजीशन किसकी है? ये पूरे सिस्टम को एज अ होल सिस्टम इसकी जो नंबरिंग की गई है जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर नंबर 5 जो आ रहा है ये नंबर 5 इस पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो इसलिए 5H पिरिडो 2 3D 1 2 ऑक्सीजन, इस तरह से इसका नामकरण किया गया। ये आपके सामने रूल नंबर 4 जिसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेटर वैरायटी ऑफ हेटेरोएटम, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, दोनों वलय समान, दोनों में नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स समान, लेकिन हमें ये देखना है कि संख्या तो समान है परंतु यहाँ पर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो इस आधार पर इसको हम बेस कंपोनेंट मानेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजोल जो रिंग है यह बेस कंपोनेंट है और पैरिजोल जो रिंग है ये आपका अटैच कंपोनेंट कहलाता है। और इस आधार पर इसको नामकरण किया गया है 1H पायरेजोलो 4,3D ऑक्सीजोल। इसको डायग्राम आसानी से बनाया हुआ है जिसके आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार अल्फ़ाबेटाइज बॉन्ड को किया गया बेस कंपोनेंट के अंदर और किस प्रकार से अटैच कंपोनेंट के अंदर नंबरिंग की गई है और कौन से 2 एटम अटैच कंपोनेंट के फ्यूजन में भाग ले रहे हैं और कौन से बेस कंपोनेंट का बॉन्ड जो है वो फ्यूजन में भाग ले रखा है, और इस प्रकार से इसका नाम लिखा गया। रूल नंबर 5 जैसा कि हम देख रहे हैं कि समान संख्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेट नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स मोस्ट प्रेफर्ड व्हेन कंसिडर्ड इन ऑर्डर O S and N। यह केस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वापस आपके सामने इसको डायग्रामेटिकली अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है और यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन है। मीन्स ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों एक ही ग्रुप के अंदर हैं, लेकिन ऑक्सीजन को वरीयता पहले दी जाती है
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं शुरुआत के अंदर। इसलिए ये वाला जो ऑक्सीजोल वाला जो पार्ट है यह बेस कंपोनेंट होगा और थायजोल वाला जो पार्ट है यह अटैच कंपोनेंट के रूप में इसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हुए दूसरे हेटेरो एटम की तरफ चलते हुए फ्यूजन की दिशा में हम चलेंगे तो अल्फ़ाबेटाइज करते हुए ए, बी, सी और डी, मीन्स डी नंबर का जो बॉन्ड है यह फ्यूजन में भाग ले रहा है इसका ऑक्सीजोल का। और थायजोल वाले पार्ट के अंदर अगर नंबरिंग करेंगे तो सल्फ़र से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फ़र और नाइट्रोजन में सल्फ़र को प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसलिए सल्फ़र से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए इस दिशा में, ताकि नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 नंबर 3 पे आ गया और नंबर 4 और 5 पोजीशन पे यहाँ पे आपको फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसका नाम हो गया है थायजोलो 5,4-D ऑक्सीजोल। और यहाँ पर आपको 1313 दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि कौन सी पोजीशन से इसके अंदर या कौन से एटम्स जो हैं वह फ्यूजन के अंदर भाग ले रहे थे, या कौन से एटम्स पे हेटेरो एटम्स उपस्थित हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट रिंग सिस्टम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही समान हैं, वलय का आकार समान, संख्या में हेटेरो परमाणु जो हैं वो भी समान हैं, वो नेचर भी उनकी समान है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी बेस कंपोनेंट को कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ नंबर 1 और 2 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन एटम हैं और यहाँ नंबर 1 और 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हेटेरो एटम के अंदर यहाँ पे मिल रहा है 1-2 पोजीशन पे। इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है यह आपका पिरिडीजिन, यह बेस कंपोनेंट के रूप में होगा और पायरिजीन जो है वह अटैच कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा आपके सामने ये है कि अगर मान लीजिए फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन की पोजीशन जो है किसी एक हेटेरो एटम के द्वारा ऑक्युपाइड है, तो यह दोनों ही के अंदर काउंट होगा और दोनों ही के अंदर काउंट होते हुए मीन्स ये नाइट्रोजन इस रिंग के अंदर भी काउंट होगा, ये नाइट्रोजन इस वाली रिंग में भी काउंट होगा। तो इस तरह से एक इमिडाजोल और एक थायजोल, ये 2 रिंग बन जाती हैं और इसके अंदर से ये जो थायजोल वाली जो भाग है रिंग है, इसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र को प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए S और N 2 भिन्न भिन्न भी हेटेरो एटम हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन समान हैं। अल्टरनेटिव, अब इसको हम थोड़ा सा वापस और पढ़ना चाहेंगे कि पूरा सिस्टम मीन्स फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल जो साइक्लिक कंपाउंड है, उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो नंबरिंग हम करते हैं एज अ होल, तो उस नंबरिंग के अंदर किस तरह से नंबरिंग हम कर सकते हैं और उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। पहला कि गिव लो नंबर्स फॉर द हेटेरो एटम्स एज अ सेट, मीन्स हेटेरो एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनको लोएस्ट नंबर्स मिलें, उसका हमें ध्यान रखना है। जैसे एक ही कंपाउंड के 3 अलग अलग केस आपके सामने यहाँ दर्शा रखे हैं, जिसके अंदर पहला केस 1 2 3 4 5 6 ये आपका है, जिसके अंदर हेटेरो एटम्स को 1 3 और 4 पोजीशन मिल रही है। दूसरा केस नंबरिंग इस दिशा में चल रही है, तो 1 2 3 मीन्स अलग डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ देखें हम तो इसको नंबर 1 है, ये नंबर 3 है, लेकिन ऑक्सीजन को नंबर 6 मिल रहा है, इसलिए 1 3 6 ये केस आया। तीसरा केस आपके सामने जिसमें ऑक्सीजन से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है, तो 1 2 3 4 और 5 6 ये इस प्रकार से, तो ये हो गया ऑक्सीजन नंबर 1, दूसरा नाइट्रोजन नंबर 4 और तीसरा नाइट्रोजन नंबर 6, तो 1 4 6 पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 3 4 ये वाला जो फर्स्ट केस था यह प्रिफर किया जाएगा 1 3 6 और 1 4 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों हेटेरो एटम्स को लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं। इसी तरह दूसरा यहाँ पे सामने आपके उदाहरण है, गिव लो नंबर फॉर द हेटेरो एटम्स ऑफ हायर प्रायोरिटी। अब यहाँ हम देखें कि हायर प्रायोरिटी में ऑक्सीजन है और उसके बाद सल्फ़र, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शन हमने जो ली है वो ये वाली ली है, इधर से 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 4 5 डाईहाइड्रो। अब यहाँ देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको वापस नोमेनक्लेचर के ऊपर भी आपको आना चाहूँगा कि सिंगल अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम एटिलिक साइज कैपिटल H से और उसकी पोजीशन से लिख देते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन
प्रेजेंट है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो उसको हम डाईहाइड्रो या ट्राईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर 4 और 5 पोजीशन पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए 4,5 डाईहाइड्रो यह सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद अटैच कंपोनेंट का प्रीफिक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर फ्यूजन की पोजीशंस और लास्ट में सफिक्स फ्यूरेन, जो कि इसको बेस कंपोनेंट को माना गया है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग की बात कर रहे थे, तो नंबरिंग के अंदर यहाँ पर O ऑक्सीजन से स्टार्ट किया और लोएस्ट नंबर फॉर द हेटेरो एटम्स ऑफ हायर प्रायोरिटी, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करके सल्फर की दिशा में हम इस प्रकार से चलेंगे। जैसा ये आपके सामने नीचे तीसरा केस दिया था, फ्यूजन कार्बन को लो नंबर देते हुए, तो फ्यूजन कार्बन को नंबर 4 देते हुए, तो यहाँ पर नंबर 4 पोजीशन जो है ये 4A, तो यहाँ से स्टार्ट होगा नाइट्रोजन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चूंकि इसको नंबर 4 मिल रहा है, यहाँ इस नाइट्रोजन से स्टार्ट किया, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये नंबर 4 और ये हो गया 5। लेकिन 4 और 5 के बीच में ये फ्यूजन वाला जो कार्बन है, इसको हम 4A पोजीशन देंगे। तो 4A पोजीशन तो हमने इसको दे दी, लेकिन प्रेफरेंस 4A ही इन सब में लोएस्ट आ रही है। आप अलग अलग केस में किसी तरह से इसके नंबरिंग करके देख लें कि 4 पोजीशन इस कार्बन के लिए, इसके अलावा और कहीं आनी नहीं है। कि आप इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इधर से आप चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ये 6 आ रहा है, तो ये 5A आ रहा है। तो इसलिए लोएस्ट पोजीशन मिले फ्यूज्ड कार्बन को, जो कि कॉमन है, उसका भी हमें इसमें पूरे सिस्टम का नंबरिंग करते हुए ये ध्यान रखना होता है। इसी तरह से इंडिकेटेड हाइड्रोजन है, उसको भी हमें लोएस्ट नंबर देना है, कि जो कि हम अभी पहले 2-4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जिसके हम बात कर रहे थे, उसके वही उदाहरण ये आपके सामने है कि इसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं नंबरिंग सिस्टम एज ए होल की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 और ये 4 नंबर पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहा है। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस दिशा में करें, इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 जैसा कि ये यहाँ बता रखा है, तो इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाली पोजीशन को यहाँ नंबर 6 पोजीशन मिलती है। तो ये वाला जो है यह नंबरिंग गलत होगा, ये वाला नंबरिंग सही है। इस आधार पर इसका पूरा नाम हो जाता है 4H इटैलिसाइज कैपिटल H लिख के फिर डाईऑक्सोलो 4,5D इमिडाजोल, ये इसका पूरा नामकरण इस प्रकार से किया गया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक और रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में। धन्यवाद।